मित्रों, मैं जब छोटा बालक था तब मेरे स्कूल में देना बैंक के कोई अधिकारी आए थे और उन्होंने समझाया था कि बचत करनी चाहिए और एक डिब्बा देते थे वो। और उस समय मैंने जिंदगी में पहली बार बैंक का अकाउंट खोला था। अब हम कुछ बचत भी नहीं कर पाए, कुछ दे भी नहीं पाए, तो बाद में बैंक वाले मुझे ढूंढते थे। इसलिए ढूंढते थे कि उनको हर वर्ष वो अकाउंट कैरी करना पड़ता था। वो चाहते थे कोई क्लोज कर दे इसको। और बहुत साल के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उसको क्लोज करने का काम पूरा किया था। उसके बाद कभी बैंक से हमारा नाता नहीं आया। लेकिन अब मुख्यमंत्री बन गए तो सरकार से तनख्वाह मिलना शुरू हुआ। अब वो तनख्वाह जाता है बैंक में, उसके कारण मुझे बैंक में खाता खोलना पड़ा। इससे ज्यादा मेरा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहा। और ऐसे ही सब जानकार लोगों के बीच में इस विषय को समझना और कुछ कहना ये जरा मेरे लिए काफी नया है। लेकिन मैं गुजरात की जो विकास की यात्रा है, जिससे आप भली भांति परिचित है, कुछ लक्ष्य तय होते होंगे, टारगेट पूरा करने का प्रयास होता होगा, और देश में जो जनरल पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर में गुजरात में हम कहाँ हैं उस पर चर्चा चलती होगी। मेरी सोच ये है कि क्या गुजरात को देश के सामान्य जो पैरामीटर के आधार पर आप कार्य तय करते हैं उससे कुछ अलग, कुछ हट करके सोचा जा सकता है क्या? जैसे बैंक के पैरामीटर पूरे देश में कुछ होंगे, लेकिन मुंबई के लिए कुछ और होंगे, क्योंकि वहां की स्थिति अलग है। वहां पर सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, तो स्वाभाविक अलग होंगे। क्या हम गुजरात एज सच, जिसने विकास की दिशा में एक नया मॉडल दिया है और जो दुनिया ने आज मान्य किया है, हम और राज्यों में जो पैरामीटर है उसी के आधार पर गुजरात को भी देखेंगे क्या? अगर ये करना है तो पहले इस पूरी इंस्टीट्यूट को, बैंकिंग इंडस्ट्री को, गुजरात की उन बारीकियों का पता है क्या? जब तक पता नहीं होगा हम पार्टनर नहीं बन सकते। हम को ट्रैवलर तो रह सकते हैं, हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं। कभी हमारे 80 की स्पीड से जाएगी तो कभी आपकी 60 स्पीड से जाएगी, तो कभी आप 80 स्पीड पे चलेंगे, चलता जाएगा। लेकिन मैं नहीं मानता उसके कारण कभी मैच हो पाएगा। और इसलिए पहली आवश्यकता ये रहती है कि राज्य के विकास में क्या पोटेंशियल है, राज्य के विकास की दिशा क्या है, और उसमें हम लोगों का रोल कहां कहां आता है, और उस रोल को आइडेंटिफाई करके हम कुछ स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर सकते हैं क्या? अब ऐसा ही है कि हमारे वाइब्रेंट समिट में आप लोग सब आते हैं, पूरा समय वो देखते भी हैं, और उसमें जब सखी मंडल की बात आई तो सरकार को कोई दर दर भटकना नहीं पड़ा। पूरी बैंकिंग क्षेत्र के लोगों को ध्यान आया, हाँ ये एक विजन है, इस विजन को ऐसे आगे बढ़ाना है। लेकिन वो हर क्षेत्र में नहीं हो रहा है। और गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां सिर्फ राज्य का प्रगति का नक्शा क्या है उस पर भी हम नहीं सोच सकते। गुजरात एक ऐसा राज्य है कि हमने हमारे प्रोग्रेस का मैपिंग करना चाहिए, हमारे डेवलपमेंट की डिजाइन का मैपिंग करना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट है इस दिशा में प्रगति करने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर में, ये डिस्ट्रिक्ट है नेक्स्ट 5 ईयर इस दिशा में प्रगति करने वाला है। और गुजरात तो इन दिनों तालुका सरकार का कंसेप्ट से आगे बढ़ रहा है।
हम हमारी सरकार को गांधीनगर से चलाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं वो तहसील में सरकार क्यों न चले, एक एक तहसील अपना मॉडल बनाए, अपने इनिशिएटिव ले, उसको आगे कैसे बढ़ाए। अगर तहसील का एक मॉडल बन रहा है कि उसको 5 साल में यहां ले जाना है तहसील को, तो बैंक उसमें पार्टनर है क्या? टारगेट तो पूरे करते होंगे, नेशनल पैरामीटर के हिसाब से होते होंगे। और इसलिए आमूलचूल बेसिक सोच में बदलाव की आवश्यकता मुझे लगती है एज फार एज गुजरात इज कंसर्न। देश के अलग राज्यों में पिछले 20-25 साल से जो चीजें डेवलप हुई है उसको आगे बढ़ाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। यहां हमने कुछ अलग से सोचना पड़ेगा, ऐसा मुझे लंबे अरसे से लगता है, और तभी हमारी कोई मैचिंग व्यवस्था खड़ी हो सकती है। और इसलिए दूसरा, सचमुच में हम डेवलपमेंट में पार्टनर होना चाहते हैं, तो जो अभी डेवलपमेंट से अछूते रह गए हैं उनके लिए हमारी कोई योजना है क्या? जैसे हमने एक कॉलगी कमेटी बिठाई थी और कोई 44 पैरामीटर से हमने तय किया कि हमारे कितने तहसील ऐसे हैं कि जो आज विकास के दौर में अभी भी पीछे हैं। 44 पैरामीटर से हमने उसकी जांच पड़ताल की, तो करीब 37 तालुका गुजरात में हमारे ध्यान में ऐसे आए कि जहां पर अभी भी हम विकास के सामान्य पैरामीटर से भी कुछ नीचे हैं। क्या हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूट को यह मालूम है कि इन 37 का सरकार का विजन क्या है कि 37 बैकवर्ड तालुकाओं को बाहर लाने में सरकार जो जद्दोजहद कर रही है, क्या हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उसमें रोल प्ले कर सकते हैं? अगर हम इस प्रकार के चीजों को बारीकाई से देखें, जैसे दवे जी ने कहा, अब बाहर तो छवि है हम बहुत ही समृद्ध राज्य हैं, लेकिन उस समृद्धि के बीच भी मेरे यहाँ 15% ट्राइबल पॉपुलेशन है। उमरगांव से अंबाजी तक पूरा ईस्टर्न बेल्ट हमारा इसके अंदर है। हमारा सद्भाग्य है कि नक्सलवाद को हम अभी तक एंटर करने में वो सफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्या इस अच्छे माहौल का उपयोग उमरगांव से अंबाजी तक इस पूरे ट्राइबल बेल्ट के डेवलपमेंट के लिए जो भी सरकार का विजन होगा उसके साथ हम जुड़ सकते हैं क्या? अब जैसे टाइटल का एक विषय आया लैंड के, गुजरात में वो स्थिति आज नहीं है। गुजरात ने बहुत बड़ा ड्राइव लिया है और उसके कारण आज किसानों को, ट्राइबल किसानों को वो प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ किसानों में, ट्राइबल किसान में क्या परिवर्तन आया है? अब देखिए दाहोद का ट्राइबल है, वो सोयाबीन की खेती करने लगा है, लेकिन वो बेचने के लिए जाता है मध्य प्रदेश। अब एक जमाना था जब वो हरड़ की खेती करता था और तुवर दाल, उसका बहुत बड़ा काम दाहोद के अंदर बना था। आज वो बदल करके सोयाबीन का बन रहा है। दाहोद जिला जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट था वो आज फूलों की खेती कर रहा है। वो फूल भेजता है पुष्पों को मुंबई के बाजार में, उसको रेगुलरली वहां से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चाहिए। अब वहां के एक आदमी ट्रक के लिए लोन मांगता है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? फूलों की खेती है, उसको जितना जल्दी ट्रक मिलेगा उतनी संभावना है। ये कोई ऐसा नहीं चलो भाई ठीक है माल पड़ा है 2 महीने के बाद भी ट्रक आ जाएगा तो चल जाएगा, नहीं चलने वाला है। यानी हम उस सेंसिटिविटी को समझ करके हम उस डेवलपमेंट के मॉडल को पकड़ सकते हैं क्या? डांग जिला, अब डांग जिला एक प्रकार से बहुत ही हिंदुस्तान में जिन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की चर्चा आती थी उसमें डांग का नाम आता था, और एक समय था भारत सरकार ने उसके लिए एक स्पेशल पैकेज भी दिया था कुछ सालों पहले। आज वो डांग जिला डेयरी इंडस्ट्री में काफी प्रगति कर रहा है। क्या हमारी वहां जो बैंक के क्षेत्र के लोग हैं उनके पैरामीटर में डेयरी का छोटा सा पोर्शन होगा, क्या वहां लार्ज कर करके औरों को छोटा करके उसको प्रमोट किया जा सकता है? और इसलिए इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी, इन चीजों को हम पूरी स्कीम में कैसे लाएं? जिस प्रकार से दवे जी ने बताया कि भाई मेरा एक ट्राइबल बेल्ट एक हमारा फोकस एरिया है, वहां बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसी प्रकार से एक हमारा फोकस एरिया है कोस्टल एरिया। 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन है।
करीब करीब 38 तालुका उसके अंदर आते हैं। वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनके पास व्यापार के लिए समय मुश्किल से 6 महीने होता है। वेदर के कारण, बारिश के कारण वो समुद्र में जा नहीं पाता है, 6 महीने वो काम नहीं कर पाता है। तो उसकी साल भर की इकोनॉमी 6 महीने के भीतर भीतर उसको पूरा कर। क्या हमारे बैंक का टाइम टेबल उस प्रकार से है क्या? नहीं है। हम सोच रहे हैं कि वो अगस्त सितंबर में भी कर लेंगे। अगस्त सितंबर में उसका व्यापार धंधा बंद है, बारिश हो रही है, और इसलिए अकॉर्डिंग टू दैट एरिया, वहां की रिक्वायरमेंट, हम अपना टाइम टेबल डिजाइन कर सकते हैं क्या? उसी प्रकार से फिशरमैन, उसको बोट का तो लोन मिल जाता है, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिशिंग इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन के लिए टेक्नोलॉजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो निर्माण करने हैं, वो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर में है क्या? अगर वो है तो हम एक फुल सर्किट पूरा कर सकते हैं और हम उसके जीवन को विकास कर सकते हैं। गुजरात में इन दिनों सबदूर अमिताभ बच्चन के माध्यम से कुछ तो दिन गुजारिए, गुजरात में निमंत्रण तो देते हैं। नुपुर जी भी कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। लेकिन इसका मतलब यह कि टूरिज्म सेक्टर मेरे यहां बढ़ रहा है। 40% ग्रोथ हुआ है हमारा टूरिज्म का। ये बात है कि पहले हम कहीं नहीं थे, इसलिए 40% दिखना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये दिखता है तो क्या हमारे बैंक के मित्रों ने मिल करके टूरिज्म सेक्टर के लिए, फाइनेंस के लिए कोई स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्कीम, स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल टेबल, ऐसा कुछ रचना किया है क्या? क्या हम प्रोएक्टिव हो सकते हैं क्या? वरना क्या होगा, बनेगा, लोग बेचारे दर दर भटकेंगे। अब वो घीर के लाइन देखने के लिए दुनिया आएगी, लेकिन होटल बनाने वाला पैसों के लिए तड़पता होगा। अब सर्विस सेक्टर को हम अगर बल देते हैं तो हमें ध्यान है कि कौन सा एरिया, जैसे कच्छ में इन दिनों मैं हैरान हूं, यहाँ जो आपका सीडीआर देखा मैंने, कच्छ हार्डली 24% है, जबकि आज मैं दावे से कह सकता हूं हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से डेवलप होने वाला कोई डिस्ट्रिक्ट है तो कच्छ है। और वहां 24%। एक लॉजिक हो सकता है जो आपके प्रेजेंटेशन में था कि कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ग्लोबली अपना फाइनेंशियल अरेंजमेंट करते हैं, इसलिए शायद उनको जरूरत नहीं पड़ती होगी। लेकिन उसके साथ साथ वहां छोटे क्षेत्र में भी काम करने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। बहुत कम लोग जानते होंगे कच्छ एक जमाना था जो कि रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था। आज कच्छ एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस कर रहा है। कच्छ का मैंगो एक्सपोर्ट हो रहा है। कच्छ ने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया है। अगर ये बदलाव आया है तो क्या, क्योंकि पुरानी घिसी-पिटी व्यवस्था में कच्छ एग्रीकल्चर बैंकिंग दुनिया के अंदर होगा ही नहीं होगा, वो जमाना अलग था। आज वक्त बदला है। अगर वक्त बदला है तो हमने उस दिशा में कुछ अपने कदम उठाए क्या? उसी प्रकार से हैंडीक्राफ्ट, आज कच्छ दुनिया के अंदर बहुत बड़ी जगह बना सकता है और उसका लाभ और लोगों को भी, और जिले हैं जहां पर इस प्रकार का काम हो रहा है। हम आर्टिजन्स के लिए, और जो कि जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, गरीबों के लिए कुछ सोच रहे हैं, क्या हम इस एरिया स्पेसिफिक, पर्पस स्पेसिफिक टारगेट तय करके इन चीजों को ले सकते हैं क्या? एक राज्य का जनरल नेचर का होना एक बात है, उसी प्रकार से गुजरात टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस गया है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड जिनके पास ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। वी आर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या आपकी इंडस्ट्री इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकती है? हमारे पास नेटवर्क है। आज भी मुझे याद है, पहले बिजली के बिल भरने के लिए हमारे किसान को कोई 900 प्लेसेस तय थे गुजरात में। 18,000 गांव के बीच में 900 प्लेसेस थे जहां बिजली का बिल दिया जाता था, और किसान बेचारा जाता था तो बिजली का बिल लेने वाला नहीं होता था, आखिर को उसका बिजली कट हो जाता था और उसको ऊपर से दंड लग जाता था। ये हालत था। हमने एक छोटा सा काम किया, पोस्ट ऑफिस को कहा कि हमारा बिजली बिल लेना शुरू कीजिए। पोस्ट ऑफिस को देना किया तो वो संख्या हमारी कोई
3,500-4,000 तक, 900 की जगह 4,000 तक पहुंची। अभी हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है घर गांव में। उसका परिणाम यह हुआ है कि आज हर गांव में लोकली थ्रू टेक्नोलॉजी हम बिजली का बिल ले रहे हैं। 18,000 गांव में ये व्यवस्था उपलब्ध हो गई। अगर ये व्यवस्था वहां चल सकती है, बैंकिंग में क्यों नहीं चल सकती? और इसलिए मुझे लगता है कि गुजरात की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क, उसके साथ हम इसको जोड़ करके किस प्रकार से जहां का लाभ सामान्य मानवी को दे सकते हैं, बैंक पर भी अधिक बोझ न हो। और अब आज जैसे आप मोबाइल बैंकिंग की व्यवस्था सोच रहे हैं, जहाँ अफसर जाए, बैंकर जाएगा, गांव में बैठेगा, जगह मुझे पता नहीं वो अब तक का एक्सपीरियंस क्या है, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी हम टेक्नोलॉजी के उपयोग से इस व्यवस्था को विकसित कर सकते हैं। गुजरात के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस नेटवर्क का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस पर चले तो अच्छा होगा। एग्रीकल्चर में मुझे अभी भी हैरान है, जैसे हमारा कृषि महोत्सव होता है, इतना बड़ा एक्सरसाइज होता है जी। मेरी सरकार के 100,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 1 लाख, वो 1 महीने भर गांव में किसानों के बीच में रहते हैं। वो 6 मई को शुरू होगा। बैंक के मित्र साथ साथ कभी कभी आते हैं, अपनी बात भी बताते हैं, उनको एक अवसर भी हम देते हैं। जहां इतना मूवमेंट चल रहा है, और गुजरात में किसान काफी साहसिक भी है, और गुजरात में किसान जो है वो जागरूक भी है, वो नई नई चीजों को करने के लिए उत्सुक होता है। मैं नहीं मानता कि 24 लाख अब भी कैसे रह सकते हैं, कोई लॉजिक मुझे नहीं दिखता है। अब सारा ऑनलाइन व्यवस्था है। अब आपने एक सुरेश जी बता रहे थे कि गांव जाएंगे और तलाटी से लेके आएंगे, भाई इस गांव में कोई बाकी नहीं है। अच्छा है, वो कीजिए, लेकिन उसके पहले मैं बताता हूं सारे किसान कितने हैं ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उससे आपको पता चल जाएगा उस गांव में किसान कितने हैं। आपकी बैंक को मालूम है क्रेडिट कार्ड किसके पास है, आपको वैसे भी पता है कि 6 बाकी है, 4 को मिला है, तो 6 का काम अपने कागज में कर सकते हैं। यानी अगर हम इन सारी चीजों को इंटीग्रेट कैसे करें, अगर गुजरात सरकार की एग्जिस्टिंग व्यवस्थाओं का फायदा आप उठाइए, मैं मानता हूं अगर आप उसका फायदा उठाएंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में आपकी शक्ति का भी व्यय होने से बच जाएगा, और मल्टीपल यूटिलिटी के कारण विभिन्न सिचुएशन में हम लोग प्रगति कर सकते हैं। अब गुजरात वो राज्य नहीं है कि जहां पर रूटीन एग्रीकल्चर सेक्टर काम कर रहा है। गुजरात एग्रीटेक की ओर जा रहा है। अगर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मात्रा में गुजरात में आ रही है, तो हमारे यहां बैंक को मालूम है कि भाई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमारा रोल वहां क्या शुरू होता है। और अगर वो कहे भाई वो तो ठीक है, ट्रैक्टर तो ठीक है, लेकिन तुम नए 10 मशीन कह रहे हो, हमारे बैंक के नियमों में नहीं हो, शायद वो तो तुम्हारा नहीं होगा। अब मैं एग्रोटेक को प्रमोट करने में का पक्षकार हूं। हमने सेपरेट एग्रीकल्चर के लिए ITI शुरू किया है, हमने सेपरेट एग्रीकल्चर के लिए टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया एग्रोटेक के लिए, क्योंकि हम उस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना चाहते हैं, और हम टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहते हैं। अगर ये हम चाहते हैं तो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री उस विजन को जानती है क्या, उसके साथ वो जुड़ सकते हैं क्या? अगर वो जुड़ सकते हैं तो मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी मात्रा में हम आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा किसान वहां भी रुकने वाला नहीं है। हम वैल्यू एडिशन में जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो किसान पैदावार करता है उसका वैल्यू एडिशन हो जाए, अप टू पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। हम नहीं चाहते कि वो कच्ची आम बेचे, हम चाहेंगे वो अचार बनाए, वो दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करे। और मेरे यहां किसान किस दिशा में सोचने लगा है, और इसलिए हम कैसे उसको मदद कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम पुराने जमाने का ट्रक लेने के लिए उसको एक सैंक्शन देते, वो कहता नहीं साहब मुझे ये ट्रक नहीं चाहिए, मुझे ट्रक अलग चाहिए। क्यों? तो कहता मैं केले एक्सपोर्ट करता हूं, मुझे वो ट्रक की जरूरत पड़ेगी जिसमें शॉक एब्सॉर्बर की व्यवस्था अच्छी हो, ताकि मेरे केले रास्ते में चलते हुए दब न जाए। अगर मेरा कलर दब जाता है तो मुझे 20% लॉस होता है। वो पोर्ट पर जाने तक के लिए उसको ऐसी व्हीकल के, अगर वो व्हीकल के लिए वो आपसे लोन लेने के लिए आता है तो फिर समस्या होती है हमारे पैरामीटर में तो यही है, तुम्हारा तो मामला कुछ अलग है। और इसलिए
अच्छा, बैंकर को भी भरोसा नहीं पड़ता है, यार इतना बड़ी मांग कर रहा है कैसे होगा, लेकिन उसको मालूम है कि उसका जीवन बदल चुका है। वैल्यू एडिशन एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हमारी है। उसी प्रकार से किसान को प्रोटेक्ट करना है मुझे, तो मैं चाहूंगा कि कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क क्यों ना हो, वेयर हाउस का नेटवर्क क्यों ना हो, उसमें गवर्नमेंट भी पार्टनर बनने को तैयार हो। बहुत बड़ी मात्रा में वेयर हाउस नेटवर्क, कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क हम खड़ा क्यों ना करें। भारत के किसान को बचाने के लिए, मदद करने के लिए ये व्यवस्थाएं जब तक हम एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो टेक्नोलॉजी और एग्रो क्षेत्र के न्यू टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन सारे विषयों को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम स्थितियों को नहीं बदल सकते। एंड कैन ए बैंकिंग सेक्टर बी ए पार्टनर ऑफ इट, और अगर वो पार्टनर बनते हैं, मैं समझता हूं हम काफी मात्रा में लोगों को बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। खैर, बहुत सारे विषय हैं, जैसे हमारा सखी मंडल, ये सीख है कि सैंक्शन 1056 करोड़ हुआ है। लेकिन बाद में मैंने कल सूर्य जी से मुझे मिलने आए तो मैंने कहा भाई मेरी जानकारी है कि लोगों के हाथ में बहुत कम गया है। तो उनको भी झटका लगा, लेकिन आज वो ढूंढ करके लाए हैं, बोले 400 तो दिया मित्रों। 1000 अगर सैंक्शन किया तो 1000 लोगों के हाथ में नहीं पड़ा चाहिए। और ये लोग हैं जिनकी 99% रिकवरी है, एकदम सिक्योर अमाउंट है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ दिल में दर्द चाहिए दोस्तों कि मुझे इन माँ बहनों को मदद करनी है, इनको हिम्मत हौसला बुलंद करना है। थोड़ा सा इतना होगा, आप देखिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, अरे बहन चिंता मत करो, ले जाओ, तुम 500 रुपये क्यों मांग रही हो, 2000 रुपये ले जाओ, हो जाएगा, तुम आगे बढ़ो, काम करो। देखिए उसका हौसला बुलंद कीजिए आप। और अगर मेरी 2.5 लाख बहनें, जिनको मैं 2014 तक 5000 करोड़ तक का कारोबार देना चाहता हूं, 2.5 लाख सखी मंडल है, 25 लाख मेंबर्स हैं, और ये उद्यमी लोग हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छा है, एक तो हमने लिमिटेड कंपनी बनाई है, एक अच्छा मॉडल हमने खड़ा किया है, और उसमें एक अच्छा काम हमने किया है, 30 से ज्यादा कॉर्पोरेट हाउस को उसका पार्टनर बनाया। क्या आपने कभी कॉर्पोरेट हाउस का कॉन्टेक्ट किया है? कि कॉर्पोरेट हाउस सखी मंडल को रॉ मटेरियल देता है, कॉर्पोरेट हाउस सखी मंडल को ट्रेनिंग देता है, एंड कॉर्पोरेट हाउस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करता है। क्या उसको कभी हम कह सकते हैं वे देखिए सखी मंडल के लिए तुम इतना अगर देते हो तो उसके लिए हम तुम्हें एक्स्ट्रा लिबरल होकर के इतना एडवांस देंगे। अगर कॉर्पोरेट हाउस को इस काम के लिए स्पेशल लोन मिलता है, स्पेशल पैसे मिलते हैं, तो वो जाएंगे सखी मंडल के पास, मटेरियल फॉर्म में जाएंगे, लेकिन वो पूरी इकोनॉमी को जनरेट करने का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। हम सिर्फ सखी मंडल को टारगेट करें ऐसा नहीं, लेकिन हम साथ साथ जो, और ये पहली बार देश में हमने मॉडल बनाया है कि जिसमें हमने कॉर्पोरेट हाउस को पार्टनर बनाया है और उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिस्से के रूप में इस काम को हमने किया है। वो अगर हम कर सकते हैं तो हम बहुत कुछ परिणाम ला सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सखी मंडल ये मेरी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। मैं माताओं बहनों को आर्थिक जीवन में हिस्सेदार बनाना चाहता हूं, और जब तक वो आर्थिक जीवन में हिस्सेदार नहीं बनती है तब तक वो निर्णय की हिस्सेदार नहीं बनती है। और इस बेसिक चीज को, एक सोशल एनवायरनमेंट को बदलने के लिए हम कर रहे हैं, उसकी ओर हमारा प्रयास है। उसी प्रकार से क्या हर यूनिवर्सिटीज में हमारी ब्रांच हो सकती है बैंकिंग व्यवस्था? देखिए, गुजरात में मैं जब आया था तब 11 यूनिवर्सिटी थी, आज 43 यूनिवर्सिटीज है। कैन यू इमेजिन? इन और बहुत ही स्पेशलाइज्ड इश्यूज पर हमने सेंटर फॉर एक्सेलेंस के रूप में यूनिवर्सिटीज खड़ी की है। अगर वहां उनकी ब्रांचेज होगी तो जो स्टूडेंट्स को लोन देने वाली जो इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग हो रहा है, वो रियल में वहां कॉन्क्रीट काम हो सकता है। बहुत कम काम हो रहा है स्टूडेंट को पैसे देने के वाला विषय, और आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसका पूरी तरह पालन भी नहीं होता है। 50 चीजें पूछी जाती है, वो बेचारा थक जाता है। क्यों ना हम आरबीआई की गाइडलाइंस को लेकर के स्टूडेंट को हम क्यों प्रायोरिटी न दें?
और हम सेंटर फॉर एक्सेलेंसी जैसे जो इश्यूज हैं, जो क्षेत्र है, उस पर हम फोकस करें। जिस प्रकार से आप अलग अलग ब्रांच बनाते हैं, तो अदरवाइज एक मोबाइल ब्रांच बना दीजिए जो यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पर जाए, बैठे, जहां स्टूडेंट के साथ सीधा इंटरेक्शन आए। तो हो सकता है कि हम इस क्षेत्र में भी लोगों को इस धन का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। कुछ और दो विषय जो बैंकिंग के क्षेत्र के नहीं है लेकिन मेरे मन में आए, मैं बताना चाहता हूं। एक है सिक्योरिटी। आज बैंक के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, लेकिन अनुभव यह आया है कि वो सीसीटीवी कैमरा इनसाइड है, और उसके कारण चोरों को भी मालूम है कि अब मुंह ढंकना पड़ता है क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो अभी भी रास्ते पर मुंह ढंक करके नहीं आता है। तो क्यों ना हमारे सब बैंक में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है, एक दो कैमरा रोड साइड पर लगाए, ताकि पूरे उस रास्ते में दूर से ही रिकॉर्डिंग होता रहे। कोई आता होगा, जाता होगा, रेकी करता होगा, स्कूटर या मोटर को पार करता होगा, अंदर आने तक वो उसका चेहरा खुला होगा। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी सोशल सर्विस होगी और बड़ी आसानी से करने वाला काम है। एक तो ये सभी बैंक में बाहर। दूसरा, बैंक से पैसे ले जाने वालों को जो लूटने वाले लोग खड़े रहते हैं, वे उनको मालूम होता है हाँ ये अंदर गए, आप निकले, इसका मतलब वो बाहर खड़ा है। अगर आपका सीसीटीवी कैमरा लगा है बाहर की तरफ, बाहर एक छोटा सा काम है लेकिन आप करें, मेरी अपेक्षा है। और उसको आपको तो पैसा करना प्रॉब्लम ही नहीं होता है। दूसरा एक विषय, आप लोग यहाँ आए हैं, कभी एक बार आप कांकरिया हमने जो नया बनाया है, उस कांकरिया में किड सिटी बनाया है, आप उस किड सिटी पर विजिट कीजिए। विजिट मैं इसलिए करने के लिए निमंत्रण दे रहा हूं कि जो काम आपका है वो हम वहां कर रहे हैं। हमने वहां एक बैंकिंग ऑपरेशन का डेस्क बनाया है। सब बच्चों को वहां आकर के देखने जैसा है, वो खुद बैंकर बनते हैं। चेक कैसे लिखना, बैंक में पास कैसे करना, पैसे कैसे देना, पूरी प्रोसेस बच्चे करते हैं। एक प्रकार से हम बैंकिंग व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। क्या आप उसके पार्टनर बन सकते हैं? देखिए, और साल भर के लिए आपकी बैंक का वहां सब लगा रहे, दूसरे साल दूसरी बैंक, तीसरे साल तीसरी बैंक, एंड फाइनेंशियली आप उसको काफी प्रमोट कर सकते हैं। बच्चों को बैंकिंग दुनिया सिखाने का इससे बड़ा तरीका को नहीं हो सकता है। एक अच्छा काम सरकार ने इनिशिएटिव लेकर के किया है, आप उसको जरूर देखिए, एक बार मौका लेकर के देखिए कि आपकी वाहवाही करने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। खैर मित्रों, मेरे मन में जो कुछ विचार आए मैं कहता रहा हूं। क्या आपके एजेंडा में कितना सेट होता है मुझे मालूम नहीं। मेरे मन में गुजरात के विकास का नक्शा जरूर है कि आपकी दुनिया से मेरा नाता बहुत कम रहा है, पहले ही मैंने प्रारंभ में कहा था। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज की इस मीटिंग के बाद सिर्फ अंक गणित वाले टारगेट नहीं, एक डेवलपमेंट के टारगेट, और उसमें हम पार्टनर कैसे बने, उस एक विजन के साथ आप काम करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके बीच आने का अवसर मिला, धन्यवाद।